हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनएमएस अड्डा पे। तो हमारी सीरीज चल रही थी, पीवाईक्यू सीरीज चल रही थी, जो कि मैथ में, ठीक है, पीवाईक्यू सीरीज चल रही थी, जहां पे हमने 2024 का करा दिया था, 2023 का करा दिया था। अब पीवाईक्यू आपके पेपर के लिए मेन रोल रखते हैं, तो हम आज बात करेंगे साइंस के पीवाईक्यू पे। ठीक है, ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे साइंस पीवाईक्यू 2024 में जो पूछे गए। ठीक है, तो ये देख लीजिए, मैंने पेपर से ही उठाया आपका भाग 4, जहाँ पे आपके 66 नंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट के साथ समझते हुए चलेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कोई प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से किसी बिंदु पर इस प्रकार आपतन करती है कि आपतित किरण की परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना है, 120 डिग्री। ठीक है, अब यहीं पे बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, देख लीजिए, हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ये देखिए एक पृष्ठ है आपका, यहाँ पे एक देखिए, ये आपतन किरण क्या होती है और परावर्तन किरण क्या होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है और ये आपका परपेंडिकुलर है। तो आपतन किरण को हमारे एंगल आई और ये आपका एंगल आर, और ये आपकी होती है आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण, और ये आपकी क्या होती है, परावर्तन किरण। ठीक है, जो रिफ्लेक्ट हो जाती है उसको कहते हैं परावर्तन किरण। ठीक है, इंग्लिश में भी देख लीजिए, लॉ ऑफ इंसिडेंस इसको बोलते हैं और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसको बोलते हैं। तो हमारा एक परावर्तन का नियम होता है। परावर्तन का नियम क्या कहता है, हमारा पहला परावर्तन का नियम कहता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, दूसरा कहता है हमारा, दूसरा जो कहता है, जो आपकी आपवर्तित तरंग और परावर्तित तरंग तथा जो आपकी पृष्ठभूमि वाली है, तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, ये आप समझ गए। अब हमें दिया गया है इनके बीच का कोण 120 डिग्री है, और यदि किरण 10 के कोण के दर्पण से घूमकर दर्पण के उसी बिंदु पर आपतन करती है, तो आपतित किरण आपकी कितनी होगी, आपतित किरण और नई परिवर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपवर्तित किरण और ये आपको घूम के सिम से फिर से आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, जस्ट सिंपल ऐड कर देना 120 प्लस 10, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 130। तो 130 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव नेत्र का वह भाग कौन सा है जो विशिष्ट रंग प्रदान करता है। तो देखिए, हमारा होता है कॉर्निया। ये आपका क्या कहता है, परितालिका। जो आइरिस होती है आपकी, आइरिस का ही एक भाग होता है, इसी को परतालिका कहते हैं। तो ये हो जाएगा। चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कुछ लॉजिक इसके बारे में। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं क्या कह रहा है हमारा ह्यूमन आई के बारे में। तो ह्यूमन आई के बारे में देख लीजिए। देखिए, मानव नेत्र प्राकृतिक की एक अत्यंत मूल्यवान देन है, और हमें इसे अद्भुत संसार तथा, ठीक है, इससे हम मनुष्य को पास व दूर की वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं, ह्यूमन आई के बारे में। और इसका एक आप ये भी देख लीजिए, यह एक प्रकाश संवेदी अंग है। तो देखिए क्या है आपका कॉर्निया, ये आपका एक आई का वो चित्र बना दिया गया पूरा डिटेल में। ठीक है, ये आपका कॉर्निया बना दिया गया, ये आपका आइरिस होता है, ये पुतली होती है। ठीक है, ये लेंस आप ध्यान से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं धीमे धीमे एक एक पार्ट के बारे में। ठीक है, ये आपका दृढ़ पतल था। ये होता है आपका मानव नेत्र एक खोखले गोले की भांति होता है, जैसा आपने देखा, जिसका व्यास आपका लगभग 25 मिलीमीटर होता है, तथा जो बाहर से एक दृढ़ या अपारदर्शी सफेद परत को ढका होता है। ठीक है, यह अपारदर्शी परत दृढ़ पतल कहलाती है, जो नेत्र के भीतरी भागों को सुरक्षा करती है। ठीक है, जो आपकी पायर पन्नी लगी हुई होती है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ सकते हैं, हमारा मेन क्या था, हम लोग पढ़ रहे थे कॉर्निया। ठीक है, आइरिस के बारे में। देखिए, ये होता है आपका कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शक झिल्ली या पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। यह आपका कैमरा या डायफ्राम के काम भांति कार्य करता है, और आंख का रंग आइरिस के रंग पर निर्भर करता है। तो आपको पूछा जाए कि आंख का रंग किस पर निर्भर करता है, तो आप बोलेंगे आइरिस के रंग पर, और इसे ही बोला जाता है परितारिका। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 130 डिग्री है। अभी हमने बात करी थी। ठीक है, ठीक है, कोण बीच का 130 डिग्री है। तो हमारा क्या दिया गया है आपका, ये देखिए एंगल आई और ये आपका एंगल आर, और ये आपको निकालना है। कह रहा है तो आपातित किरण और दर्पण की
परावर्तक पृष्ठ के बीच का कोण कितना होगा। तो ये आपको थीटा निकालना है। तो आपको क्या पता है, अभी हमने बताया था आपको, यहाँ पे दिया है आपको एंगल आई प्लस एंगल आर इज इक्वल टू कितना दिया गया 130 डिग्री। और परावर्तन नियम के हमारे क्या बराबर थी, आपका जो लॉ ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, परावर्तन नियम से आपका क्या पता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर बराबर होते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ऊपर इक्वेशन में, 2 एंगल आई इज इक्वल टू 130 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, तो एंगल आई इज इक्वल टू कितना बचेगा, 65 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 65 निकल गया। और ये हमें कितना पता है कि 90 होता है। ठीक है, आप कोई भी लंबवत आपका परपेंडिकुलर डालेंगे यहाँ पे, तो ये आपका कितना होता है, 90 होता है। ये टोटल आपका 90 हो गया। और हमें निकालना क्या था, थीटा। तो हम बात कर लेते हैं, थीटा प्लस आई इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया है। थीटा प्लस आई आपका कितना निकला, 65 डिग्री इज इक्वल टू 90। ठीक है, अब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 65, तो आपका क्या हो गया, 90 में से आपका 65 जाएगा तो 25। ठीक है, तो हमारा निकल गया किरण या दर्पण का परावर्तक पृष्ठ के बीच का कोण 25 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, भूकंप अधिकतर किनके कारण आते हैं। तो भूकंप आपके किसके कारण आता है, ज्वालामुखी विस्फोट या उल्कापिंड या धरती। तो हमें पता है भूकंप अधिकतर किसके कारण आते हैं, पृथ्वी की प्रॉपर्टी में, पृथ्वी की प्लेटों की गति से। ठीक है, तो कुछ पॉइंट हम लोग भूकंप के बारे में जान लेते हैं, देख लीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, भूकंप जो होता है पृथ्वी के अचानक कांपने तथा थरथराने को भूकंप कहते हैं। पृथ्वी की ऊपरी सतह को भूपट्टी कहते हैं। ठीक है, भूपट्टी के भीतर गहराई में विक्षोभ के कारण भूकंप आते हैं। ठीक है, इसके कारण भी पृथ्वी की प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र में होने के कारण वहां भूकंप आने संभावना अधिक होती है। ठीक है, तो हमारा क्या है, प्लेटों के कारण होते हैं, वही हमने ऑप्शन दिया। इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपी क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। किसी भूकंप विनाशी ऊर्जा का अब किससे नापा जाता है, आपका रिक्टर स्केल से नापा जाता है भूकंप को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। कह रहा है आपका तड़ित चालक भवनों इमारतों की तड़ित प्रभाव की सुरक्षा कर सकते हैं। तो ये तो हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, आपका पूछा गया क्या है, सही अध्ययन के निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ठीक है, फिर कहा गया अधिकांश भूकंप अधिकाई गहराई तथा भूमध्य नभिक्रियाओं या विस्फोटों के कारण आते हैं। अभी आपने पढ़ा किसके कारण आते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया आपका। तड़ित के समय कमरे के दरवाजे खिड़कियों को बंद करके कंप्यूटर और टीवी का उपयोग सुरक्षित होता है। ये भी गलत है आपका। फिर कह रहा है किसी वस्तु पर आवेश तथा नहीं इसके परीक्षण के लिए किसी विद्युतदर्शी का उपयोग किया जाता है। ये भी आपका राइट ऑप्शन है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एक और राइट, एक और 4 आपके सही है और 2 और 3 गलत है। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या क्वेश्चन कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न कौन सा एक विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उदाहरण है। अब रासायनिक प्रभाव का उदाहरण आपसे पूछा गया है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन का। चुंबकीय सुई का विचलन उसे एक विद्युत धारावाही तार से पास करते। ये तो नहीं होगा आपका। विद्युत बल में विद्युत धारा प्रभावित होने पर उष्मा व प्रकाश का उत्सर्जन। भैया लाइट चली जाएगी फिर से चले, ये भी नहीं होगा। ठीक है, केमिकल रिएक्शन वो होती है जो आपकी चेंज ना हो, रिवर्सिबल नहीं होती है। ठीक है, रिवर्सिबल नहीं होती है। पंखे के ब्लेड का घर्षण जब धारा पंखे से प्रभावित हो, ये भी नहीं होगा। क्या होगा आपका, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले का प्रकट होना जब उन्हें आंशिक रूप से पानी जिसमें कुछ मात्रा अम्ल की है डुबोते हैं और विद्युत द्वारा प्रभावित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मात्र नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है संगीत उपकरण एक तारा व मंजीरा के कंपन के भाग क्रमशः होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए आपने एक तारा देखा होगा, उसमें एक आपकी डोरी लगी होती है। तो तनित डोरी व स्वयं उपकरण की वजह से कंपन होता है। जैसे डोरी को ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, कंपन होता है आपका। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 73 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है किसी क्षीण ध्वनि की प्रबल ध्वनि से परिवर्तित होने वाले वृद्धि करनी होती है ध्वनि की। तो अब हमें समझना होगा यहाँ पे वेग क्या है, आयाम क्या है
और आवर्त काल क्या है, आवर्ती में, ठीक है, तो आप तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। वैसे क्वेश्चन मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ। देखिए जब हम लोग ड्रॉ करेंगे, देखिए जब आपकी छीड़ होती है, छीड़ माने धीमी, ठीक है, ठीक है, छीड़ आपकी होती है, छीड़ से जब आयाम में जाएंगे तब क्या हो गया, आप आयाम मीन्स कम, ठीक है, और प्रबल आपका छीड़ से आयाम, छीड़ माने कम, अब आयाम आपका कम हो जाएगा। अब जब प्रबल होगा ना तेज, तो आपका आयाम क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब जैसे फिगर से बना लेते हैं, छीड़ और आयाम का हम फिगर बना लेते हैं। देखिए ये देखिए आपका है, ठीक है, छीड़, और ये हमारे देखिए ये हो गया आपका, ये छोटा छोटा जब आयाम आपका छीड़ में, ठीक है। अब इसमें देखिए एक दूसरा बना लेते हैं, ठीक है, जब आपका प्रबल होगा तो इसमें क्या बढ़ेगा, ये देखिए, ठीक है, और इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड को क्या बोलते हैं, आयाम, ठीक है। तो आयाम और आपकी किस पे, छीड़ पे, आयाम पे निर्भर करते हैं ना। देखिए जब आपकी छीड़ होगी, ठीक है, धीमे धीमे होगी, तो आप क्या बनेगा, आयाम आपके छोटे छोटे बनेंगे, ठीक है, और जब आपकी प्रबल होगी, जब आवाज आपकी प्रबल होगी, तेज होगी, तो आयाम आपके बड़े बड़े बनेंगे, ठीक है, ये आपका आयाम यहाँ पे, ठीक है। तो आपका क्लियर हो गया कि वे कारक जिनकी ध्वनि की प्रबलता, ये कहाँ पढ़ रहे थे, 73 नंबर, ठीक है, ध्वनि की प्रबल ध्वनि पे परिवर्तित करने के लिए हमें काहे की जरूरत होगी, आयाम में, ठीक है। आई होप सभी को यहां तक समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है वे कारक जिन पर किसी ध्वनि की प्रबलता व तारतत्व निर्भर करते हैं क्रमशः है, तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा दूसरा ध्वनि व आयाम की, अभी बताया था हमने। ध्वनि की प्रबलता देखिए आपकी आयाम पर सीधे अनुपातिक होती है, जो कि कंपन आपका पिंड द्वारा उत्पन्न होता है। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए यहीं पे बात करेंगे हमारा, ठीक है, ये देखिए ठीक है, ये देखिए हमारा, ये एक हमने फिगर बना लिया, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, आयाम, ठीक है। अभी बात कर रहे थे एम्पलीट्यूड, ठीक है, और ये आपके क्या हो गए, आयाम आपका क्या होता है, अभी हमने बात करा था, आयाम, आयाम होता है मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, ठीक है, मध्य स्थिति के अधिकतम विज्ञापन, ठीक है। और इनको आपका बोलते हैं, देखिए ऊपर वाले जो ये हुए इनको बोलते हैं स्रंग, ठीक है, और इनको बोलते हैं आपका ग्रंथ, ठीक है। तो यहां हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। 75 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 75 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है आयाम व आवर्ती किसी भी ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण होते हैं। जब किसी कंपन का आयाम बढ़ता है तो उत्पन्न ध्वनि किस पे निर्भर करती है आपकी, तो आपके उत्पन्न आपके तारतत्व तो अधिक हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा। 76 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है रिपेल माथ और अन्य कीटों को भगाने के लिए उपयोग की जाने वाली नेप्थलीन की गोलियां निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती हैं, तो आपकी प्राप्त करी जाती है कोलतार से मिलती हैं ये गोलियां। अब कोलतार के देखिए कुछ और गुण देख लेते हैं, कोलतार क्या होता है हमारा। अब देखिए कोलतार हमारा यह अभिप्रिय गंध युक्त गाढ़ा द्रव्य या लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है। इससे दैनिक जीवन में काम आने वाले अनेक पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, जैसे रंग एवं औषधि आदि। अब कोलतार के उपयोग क्या क्या है, यूजेज ऑफ कोलतार, देखिए कोलतार में नई उपयोगी कार्बनिक यौगिक उपस्थित होते हैं, जैसे बेंजीन, नेप्थलीन, एनालीन और एथ्रोसीन। नेप्थलीन बॉल कीटनाशक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, अभी क्वेश्चन में दिया था, ठीक है। अब कोलतार से प्राप्त कई यौगिक का उपकरण जैसे प्राथमिक परतों के रूप में किया जाता है, जिनका उपयोग आपका उद्योग, मेडिकल व दैनिक जीवन में भी प्रयुक्त किया जाता है। तो ठीक से देख सकते हैं इसकी यूज क्या क्या है, ठीक है। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, अब देखिए हमारा 77 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए दो कॉलम दिए गए, उनमें आपका मिलाना है कि क्या होता है। देखिए हम बात कर लेते हैं, पहले हम बात करें, हमें पता है कि टाइफाइड क्या होता है, ठीक है, पोलियो सभी ने सुना ही होगा।
अब पोलियो देखिए, पोलियो कब होता है, जब कोई एक शुरुआत से ही वायरस लग जाता है आपको, वायरस या विषाणु जनित रोग होता है, उसी को बोलते हैं पोलियो, उसी के कारण होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, विषाणु जनित रोग होता है एक पोलियो। ठीक है, तो इसका मिल गया ये। अब जैसे मलेरिया की बात करें तो मलेरिया का आप सभी जानते हैं कि मलेरिया आपका प्लाज्मामोडेजियम एक प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। ठीक, किसके द्वारा फैलता है, आपका प्रोटोजोआ द्वारा। ठीक है, तो हमें पता चल गया सी का क्या है। अब देख लीजिए सी का दूसरा नंबर है। अब देखिए सी दूसरा आपका ए बी सी डी दिया गया है। अब सी का दूसरा नंबर किस में है, हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, यहाँ पे देखिए और किसी में नहीं दिख रहा है, तो ऐसे ही काट दीजिए, आपको एक पता है तो ध्यान के, किसी में नहीं मिल रहा है। अगर एक जैसे मिलते तो यही हो जाएगा। अब क्या होगा, गेहूं का रस्ट क्या होता है आपका, एक होता है पक्सीनिया ग्रेमिसिन अवक के कारण होता है। ठीक है, और ये आपका टाइफाइड किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण। ठीक है, टाइफाइड आपके जीवाणु द्वारा फैलने वाला एक रोग है, जैसे आप बोलते नहीं है कि उसको टाइफाइड हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको एक पता है तो देख लेंगे और वहां से टिक कर देंगे, तो सारे ऑप्शन काट दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की अनुपस्थित होने पर कोई टैडपोल वैसे मेढक नहीं बन पाते हैं। जो इनकी लाइफ साइकिल चलती है किसके कारण, ये आपकी आयोडीन के कारण नहीं हो पाते हैं। ठीक है, कह रहा है केवल संपर्क बलों वाला विकल्प है। अब संपर्क बल क्या होते हैं आपके, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संपर्क बल। अब संपर्क बल वो होते हैं जो आपके वस्तुओं के मध्य परस्पर समान या विपरीत दिशा में लगते हैं, संपर्क बल। ठीक है, अब संपर्क बल आपका, जैसे संपर्क आपने किसी के कांटेक्ट फोर्स में है, जैसे आपने उठा लिया किसी के कांटेक्ट फोर्स में जा रहे हैं, परस्पर या विपरीत दिशा में लगने वाला बल को संपर्क बल करते हैं। और संपर्क बल के आपके दो भाग होते हैं, एक आपका होता है पेशीय बल। ठीक है, एक आपका होता है पेशीय बल जिसको बोलते हैं मस्कुलर फोर्स, और एक आपका होता है घर्षण बल। ठीक है, घर्षण बल जिसको आपको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो इसमें देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे बात करी जाए मस्कुलर बल की, तो मस्कुलर फोर्स आपका पेशीय बल होता है। ठीक है, जो मांसपेशियों से लगता है। तो हमें यहाँ पूछा था केवल संपर्क बलों वाला विकल्प बताइए। संपर्क बल के दो पार्ट होते हैं, एक कॉन्टेक्ट फोर्स होता है आपका, ठीक है, संपर्क बल। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक आयतकार बॉक्स जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, को किसी मेज के पृष्ठ पर उसके 3 फलकों जिनके क्षेत्रफल भिन्न भिन्न है स्पर्श करते हुए रखा जाता है। यदि इस बॉक्स का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है तो सभी प्रकरण में मेज के पृष्ठ पर यह बॉक्स आरोपित करेगा। देखिए एक आपकी मेज दी गई है, ठीक है, एक आपकी मेज बना है, उस पर आपका एक बॉक्स रखा गया है। तो इस पे आप देखिए एक ऊपर से बल लगेगा, एक ही आपको इधर मस्कुलर फोर्स लगेगा कह सकते, एक आपका नीचे प्रेशर का दाब लगेगा। तो आप कहेंगे देखिए इसमें आपका बल हमेशा समान रहेगा, और परंतु विभिन्न 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 दाब, ऊपर से भी आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ठीक है, इधर से भी आपका लगेगा। तो आप सिंपल बोलेंगे बल आपका समान रहेगा परंतु विभिन्न दाब रहेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा कोई भी आपकी वस्तु रखी हो मेज वगैरह पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है किशोरावस्था में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं होता है। देखिए जब किशोरावस्था होता है हमारी, जब लोगों को एट द 18 एज ऑफ एकदम से हमारी क्या होती है, जब आप बढ़ने लगते हैं तो आपकी अचानक से लंबाई बढ़ने लगती है। ठीक है, तो स्वर यंत्र में बदलाव आ जाता है। जब आप 13, 14, 15 साल के होते हैं तब एकदम से आपकी लंबाई बढ़ने लगती है। आपकी आवाज, जैसे आपकी आवाज बिल्कुल महीन थी ऐसे बोलते थे, और फिर आपकी आवाज एकदम से बहुत वैसी हो जाती है अजीब टाइप में। ठीक है, और ये देखिए गौड़ लैंगिक लक्षणों में भी विकास होने लगता है। और बस आपके त्वचा थोड़ी ना विकास होता है, त्वचा आपकी काली है या गोरी है तो गोरी रहती है। ठीक है, तो उसमें विकास नहीं होता है। तो इसका क्या पूछा गया, नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अब इसका भी मिलान, सही मिलान करें तो आपका क्या दिया गया, लैक्टोबिलस दिया गया आपका। अब लैक्टोबिलस आपका क्या होता है, लैक्टोबिलस जो होता है आपका दही के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसमें लिखा है किण्वन, ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये भी गलत है। पेनिनसिलिया क्या होता है,
पेनिसिलिया एक होता है एंटीबायोटिक होता है या प्रतिजैविक के उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ना कि प्रतिरक्षी का निर्माण करने के लिए। अब नीले हरे शैवाल आपके क्या होते हैं, जो आपकी होती है नील हरित शैवाल नाइट्रोजन में स्थिरीकरण के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो ये तो सही है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो। ईस्ट जो होता है आपका खाद्य परिषद, तो ईस्ट आपका खाद्य परिषद नहीं है, आपकी ब्रेड वगैरह होती है उस पर आपकी ईस्ट, ठीक है, ये बटिंग के लिए होती है, ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है लुई पास्चर द्वारा सूक्ष्म जीवों के व्यावसायिक उपयोग के लिए की गई 2 खोज क्रमशः हैं। तो सबसे पहले समझिए, लुई पास्चर द्वारा सूक्ष्म जीवों के व्यवसाय के उपयोग के लिए की गई खोज किण्वन और पाश्चीकरण है। अब ये समझिए, पाश्चीकरण के अंतर्गत दुग्ध को, जो आपका पाश्चीकरण होता है उसमें दूध को 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 या 30 मिनट सेकेंड तक गर्म करने के पश्चात तुरंत ठंडा किया जाता है, ठीक है। अब जिसमें उसमें क्या होता है, जिसमें सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब किण्वन एक आवासीय प्रक्रिया है जिसमें शकरा या अल्कोहल में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। किण्वन आपका होता है अल्कोहल में परिवर्तन करने के लिए, ठीक है, और इसमें आपके सूक्ष्म जीव नष्ट किए जाते हैं। तो ये 2 चीजें हो गई, ठीक है। अब कह रहा है 2 फसलों के उस समूह को चुनिए जिसमें भूमि में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति के लिए एक के बाद दूसरी को खेत में उगाया जाता है। तो क्या होता है, देखिए आपका इसका ऑप्शन होगा फलियां व गेहूं। अब देखिए वे फसलें हैं जिन्हें भूमि में पोषक तत्वों पर पुनः पूर्ति के लिए दूसरी बार खेत में हुआ है। ये फसल आपका चक्रण या अंतर्गत उत्पन्न की जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसी फसल की बुआई करने से पहले खरपतवार हटाने की कृषि पद्धति को कहते हैं, क्या कहते हैं। आपके जो खेतों में आपके जैसे गन्ना छिला तो पाती वाती हो गई या कुछ भी कटा, तो उसमें बुआई करने से पहले उस खरपतवार को कैसे हटाने की, क्या करेंगे उसको, तो आपकी जुताई करी जाती है, ठीक है। जुताई से सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है या उसमें ऊपर हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर हमारा देखिए, कृषि पद्धतियों में से क्या कार्य मिट्टी तैयार करना है जिसके फलस्वरूप आरंभ में मिट्टी पोली हो जाती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस पद्धति का लाभ नहीं है। तो क्या है आपका, देखिए जड़ें सरलता व सहन कर सकती हैं, तो ये तो सही ऑप्शन है, ठीक है। पोषण प्रचुर मिट्टी ऊपर आ जाती है, ये भी सही है। मिट्टी को समतल बनाने में सहायक होती हैं, ठीक है, ये गलत है आपका। केंचुए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने से सहायक होती है, तो ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर, आपसे पूछा गया है कि पद्धति का लाभ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है देश में बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने एक परियोजना लागू की जिसे बाघ परियोजना या प्रोजेक्ट टाइगर कहते हैं। यह परियोजना निम्नलिखित में से किसमें लागू की गई थी। तो ये आपकी लागू की गई थी, एक देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में और एक आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। तो ऑप्शन ए और सी हमारे इसके राइट आंसर हो जाएंगे। और ये देखिए आपकी 1973 में ये आपके जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में सर्वप्रथम शुरू की थी, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अब ये देखिए कॉलम ए और कॉलम बी का मिलान करके उस विकल्प को चुनिए जिसका मिलान सही नहीं है। ये देखिए अब यारण आपका देखिए जलवान पौधों या लकड़ी और औषधि पौधों का एकत्र करने जैसे कार्यकलाप की स्वीकृति है, तो ये तो बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। ये आपका प्राणी जात किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे, ये गलत है आपका। और तीसरा भी देख लेते हैं, तो ऑप्शन तो आंसर तो हमें पता चल गया ना कि ऑप्शन नंबर बी है। फिर संकटापन जंतु प्राकृतिक आवासों की स्थिति के कारण उनकी संख्या का घटना, ये भी सही है। डी नंबर क्या कह रहा है विशेष क्षेत्रीय प्रजाति केवल किसी व क्षेत्र में नहीं पाया जाने वाला, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है किसी उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। तो किसी उत्तल दर्पण द्वारा आपका आभासी सीधा व वस्तु के आकार से छोटा होता है, तो ये चीज याद रखेगा।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ठीक है, देखिए कौन सा सही है आपका। लिखा है आपका भू समग्रण पर प्रक्रिया है जिसमें आवेशित वस्तु के आवेश को पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। फिर लिखा है तड़ित की अवधि में विद्युत विसरण दो आवेशित बादलों के बीच होने के साथ आवेशित बादलों पर पृथ्वी के बीच भी होता है, ये गलत है। ठीक है, तीसरा आपका क्या दिया गया है? तीसरा आपका दिया गया गरज वाले तूफानों के समय वायु की धाराओं के कारण बादलों में ऊपरी किनारों के निकट ऋणावेश एकत्र हो जाता है तथा धनावेश बादलों के निचले किनारे पर सही, ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं इसका। अब क्या कह रहा है? कह रहा है जब धनात्मक और ऋणात्मक आवेश मिलते हैं तो चमकीली धारियां और विभिन्न उत्पन्न होती है, तो ये भी हमारा सही है। तो देखिए पहला, तीसरा और चौथा हमारा सही है, दूसरा गलत है। तो क्या पूछा गया था, कौन सा कथन सही है? तो पहला, तीसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। अब लिखा है घर्षण बल वस्तु के आकार और द्रव्य की प्राकृतिक पर निर्भर करता है, तो ये तो गलत होगा आपका। ठीक है, फिर कह रहा है किसी वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल जिस तल में वह गति कर रहा है उस तरल के सापेक्ष वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता है, ये भी गलत। घर्षण बल सदैव गति की दशा में कार्य करता है, ये भी गलत आपका। ठीक है, चौथा ऑप्शन हमारे पास एक बचा है, तो यही राइट होगा। पढ़ लेते हैं पर इसको, क्योंकि वायु अत्यंत हल्की और विराल है अतः यह मुक्त रूप से गिरती वस्तुओं में कोई घर्षण बल नहीं लगाती है, तो ये सही है। अब देख लीजिए क्यों सही है, क्योंकि आपकी वायु अत्यंत हल्की और विरल होने के कारण वायु प्रतिरोध नगण्य है जो इस प्रकार का घर्षण है। ठीक है, अतः यह मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तुओं पर घर्षण बल आपका नहीं लगाती है। ठीक है, अब 92 नंबर कुछ, ये तो सभी को पता होगा, मानव कान के लिए श्रव्य की आवृत्ति परस्पर है, तो आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा। तिरानवे क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भारी बोझ उठाने वाले कुली सदैव अपने पास एक लंबा सूती कपड़े का टुकड़ा रखते हैं। आपने देखा होगा बोझ को अपने सिर पर रखने से पहले वह इस कपड़े को गोल चकती के रूप में लपेट कर अपने सिर पर रखकर उस पर बोझ रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो जो आपका इसलिए करते हैं, जो आपका दाब होता है, दाब आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्षेत्रफल के। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर दाब क्षेत्रफल कम होगा तो दाब आपका बढ़ेगा, उल्टा होता है ना। ठीक है, ये आपका घटा तो ये आपका बढ़ा, इसीलिए वे अपना बोझा अपने सिर पर बोझ से संपर्क के क्षेत्रफल को बढ़ा लेते हैं। अब क्षेत्रफल जब बढ़ा लेते हैं तो आपका दाब कम हो जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब उन्होंने क्षेत्रफल बढ़ा लिया तो उनका क्या हो जाएगा, दाब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो दाब कम हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा कह रहा है हाइड्रा और ईस्ट के जनन की विधि समान है क्योंकि दोनों एक जनन की विधि है, तो किसकी होती है, आपकी मुकुलन विधि की होती है। ठीक है, फिर कह रहा है बाह्य निषेचन निम्नलिखित में से किसमें होता है? बाह्य निषेचन आपका क्या होता है, मेढक में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्ति में सकारात्मक से नियंत्रित करने वाले हार्मोन का उत्पादन करते हैं? तो हम लोगों ने अभी बात करी थी आपके अग्नाशय में। ठीक है, अग्नाशय किसी व्यक्ति में शर्करा को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का उत्पादन करता है। ठीक है, अग्नाशय हार्मोन उत्पन्न के साथ साथ पाचन में भी भूमिका अदा करते हैं, ये भी याद रखिएगा आप। अब ये देखिए कॉलम एक और कॉलम को बी का मिलान करना है, तो आपका क्या हो जाएगा, अंडाशय क्या है आपका, अंडाशय अभी हमने पढ़ा, अंडाशय में आपकी मादा युग्म का निर्माण। ठीक है, और गर्भाशय में आपका क्या होता है, गर्भाशय में आपका शिशु का विकास होता है। ठीक है, अब फैलोपिन नालिका आपका क्या बचा, विकसित यानी डिंब का मोचन। तो हमारा क्या गया, पहले का दूसरा, ए का दूसरा।
तो किस में मिल रहा है, ए का दूसरा हमारा इसमें मिल रहा है, तो हमें यहीं से पता चल गया और तो सारे ऑप्शन कट गए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप, एक पता होगा आपको, आपका आंसर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ईंधन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक है, तो ये आपका पेट्रोल का। ठीक है, पेट्रोल ईंधन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक है। इसका ऊष्मीय मान आप जानते हैं कितना होता है, 50 किलो जूल पर ग्राम। ठीक है, अब ये देख लीजिएगा, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वनोन्मूलन का परिणाम है, तो वनोन्मूलन का परिणाम आपका वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन अपना देख लीजिए क्या बोला गया है। कॉलम ए आपका पेट्रोलियम, कॉलम ए में पेट्रोलियम के कुछ संगठन है और आपका कॉलम बी में उनके उपयोग दिए गए। तो पैराफिन मोम आपका क्या होता है, देखिए पैराफिन मोम का उपयोग आपका मोमबत्ती, जो आप मोमबत्ती, बूट पॉलिश, वैक्स, पेपर या मलहम, वैसलीन आदि में किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ दिया है आपका, वैसलीन दिया है, तो पैराफिन आपका मोम किसमें, सबसे पहले आप पैराफिन मोम आपका वैसलीन, मोमबत्ती, ठीक है, और आपका जो वैक्स पेपर होता है ना जब जलाते हैं उसको। ठीक है, तो पहले का आपको चौथा पता गया, तो देखिए पहले का चौथा आपका किस में दिया गया, 2 में दिया गया, तो ये ऑप्शन तो कट जाएंगे। तो इन दोनों में से अब दूसरे का देख लेते हैं। अब दूसरे में 3 दिया गया, तो आपको पता चल गया होगा बुटामेन का, आपका जो बुटामेन का उपयोग किया जाता है आपका पेंट एवं सड़क निर्माण के लिए किया जाता है। ठीक है, आपके कोल तार से बनता है बुटामेन। ठीक है, तो इसका तो ये भी हो गया, ये भी दोनों सेम दिए गए। अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा डीजल आपका क्या होता है, डीजल का उपयोग आपका भारी मोटर वाहनों का ईंधन, ठीक है, विद्युत जन्य में किया जाता है। तो आपका क्या होगा, तीसरे का आपका पहला हो गया, और तीसरे का पहला किस में दिया गया, तो ये ऑप्शन कट गया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। पेट्रोल आपका निर्जल धुलाई या ड्राई क्लीनिंग के लिए विलायक है। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। ठीक है, और 2024 की आपकी मैथ्स की सीरीज हो गई है, वहाँ पे देख सकते हैं PYQ करा दिया है, और 2023 का भी करा दीजिए। और आपकी एक सीरीज तो चल ही रही है जिसमें हम चैप्टर वाइज लेके चल रहे हैं मैथ्स के पूरे टॉपिक्स, तो वहाँ पे आपका हो गया है चैप्टर नंबर 7 तक। तो ठीक है, 8 नंबर की वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी। थैंक यू क्लास।